सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं भी बढ़िया ही होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए चैप्टर की, एक नए मॉक टेस्ट के साथ। आज जो हमारा नया चैप्टर है वो है कंप्यूटर का। सो कंप्यूटर में आपको पता है आपका कंप्यूटर आपके एग्ज़ाम में आएगा, जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू जो पंचायत के एग्ज़ाम में आएगा, और इसकी वेटेज रहने वाली है 25 क्वेश्चन, मतलब 25 मार्क्स का ये आपका अकेला एक जो चैप्टर है कंप्यूटर का। ठीक है जी। तो आज आपकी पहली मॉक टेस्ट में 25 क्वेश्चन होंगे, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप एक काम ज़रूर करना, इस चैनल से 10-10 वीडियोस देखकर जरूर जाना अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके हाल फिलहाल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा पुराने क्वेश्चंस को मैं रिपीट नहीं करवाता। आपके जो हाल फिलहाल एग्ज़ाम में हो रहे होंगे, चाहे वो जेके एसएसबी में होते होंगे, चाहे एसएससी में होते होंगे, वो वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और आपको भी पता है कि अगर आप 25 क्वेश्चन एक वीडियो में देखते हो, 10 वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे 250, और उन 250 में से आपके एग्जाम में जो 25 क्वेश्चन आएंगे वो कंफर्म है, इन्हीं में से आने हैं, बाहर से नहीं आ सकते जी। ठीक है जी, क्योंकि एग्ज़ाम डालने वाला भी वही उठाता है जो आजकल अपडेटेड कंटेंट चल रहा हो एग्ज़ाम में। मार्केट में जो क्वेश्चन चल रहे हो ना, वही एग्जामिनर डालेगा, और यहीं से आपके 25 क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। ठीक है, आपको सभी को क्या करना है कि वीडियो को रोककर सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। आपने खुद अपनी कॉपी पे टिक करते जाना कि कितने सही होते हैं, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि भाई बच्चे देख रहे हैं, और आपको भी पता चलेगा कितना कॉम्पिटिशन रह रहा है आपका, कि कितने बच्चों के सही हो रहे हैं। ठीक है, आज की जो पहली वीडियो है इसमें लेवल मैंने कम ही रखा है, इतना हाई लेवल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी बच्चे सही आंसर दे सकेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या कहा गया है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसका आंसर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहा है कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कौन सा पार्ट हमारे कंप्यूटर का मदद करता है इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। अब अगर आप देखोगे ऑप्शन ए में प्रिंटर, प्रिंटर क्या है आपके पास, एक आउटपुट डिवाइस है, ये कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड आपके पास आ जाती है इनपुट डिवाइस, और मॉनिटर आपके पास अगेन आ जाता है आउटपुट डिवाइस। बचा आपका एक डिस्क ड्राइव, जो कि क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिंपल लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें समझाने वाला इतना कुछ होता नहीं है। और हाँ, अगर किसी क्वेश्चन के रिलेटेड कोई और क्वेश्चन भी आता होगा एग्जाम में, उसी को मैं इसमें भी कवर करवा दूंगा, वो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसर। वही कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की स्पीड बनाने के लिए कौन सी मेमोरी का यूज किया जाता है। अब तक मुझे लगता है आपको पता चल चुका होगा, क्योंकि आप काफ़ी बड़ा होगा, आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है जी, कौन सी ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाती है। तो वो आपके पास कौन सी है भाई। देखो, सबसे पहले आपके पास ये आ गया एक छोटा सा हमारा सीपीयू। क्लियर, ऐसे ऐसे करके कुछ सीपीयू है हमारा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सीपीयू, और यहाँ पे है हमारे पास एक प्राइमरी मेमोरी, जहाँ पे आ गई एक प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब क्या है कि आपके सीपीयू की स्पीड जो है डाटा लेने की वो बहुत फास्ट है, और आपकी प्राइमरी मेमोरी की डाटा भेजने की जो स्पीड है वो स्लो है। ठीक है, तो इससे स्लो स्पीड, अगर आपको पता है कि सीपीयू की स्पीड फास्ट है, वो तो फास्ट मेमोरी चाहेगा, बट प्राइमरी मेमोरी डाटा भेजने की जो स्पीड है वो स्लो होगी। तो उसके लिए हम इसमें बीच में जो बैठाते हैं ना, उसको हम बैठाते हैं कैश मेमोरी को। कैश मेमोरी को हम इसके बीच में बैठाते हैं कि भाई साहब तुम क्या करो, उससे डाटा उसकी स्पीड में लो, और सीपीयू को जिस स्पीड में डाटा चाहिए तुम उसको उस स्पीड से डाटा प्रोवाइड कर दो। ये काम करती है हमारी कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी किन दो यूनिट्स के बीच में काम करती है, एक सीपीयू और एक प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में वो किसके बीच में काम करती है, रैम के बीच में काम करती है। ठीक है जी, समझ आ गया, रैम के बीच में क्या करती है, वो काम करती है। अगर मैं कैश मेमोरी की बात करूं, ठीक है, अगर कैश मेमोरी से एक बार क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये आया था कि कैश मेमोरी कौन सी टेक्निक पे काम करती है। तो उसके लिए आप क्या कहोगे भाई, कैश मेमोरी जो है हमारी एस रैम टेक्निक पे ऊपर काम करेगी। ठीक है जी, कौन सी टेक्निक होगी इसकी, एस रैम टेक्निक होगी। समझ आ गई इतनी सी बात। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। कैश मेमोरी कौन सी होती है, जो सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी मीन्स की रैम के बीच में होती है, वो होती है कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज MS DOS। ओ जी, जितने भी क्वेश्चन है ना मेरे भाई, ये सारे के सारे हाल फिलहाल एग्जाम में जो रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस है। ठीक है, आज का लेवल थोड़ा लो ही रहेगा, ताकि आपको थोड़ी मोटिवेशन मिल सके कि हाँ भाई आपको कंप्यूटर्स आता है ना। सारे के सारे आपने 10 वीडियोस देखनी है, अगर 10 वीडियोस देख लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा भाई, मैं बता रहा हूँ।
है ना। तो व्हाट इज एमएस डॉस? एमएस डॉस की फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए और पता होगी भी। क्या फुल फॉर्म होती है भाई एमएस डॉस की, बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है। किसकी? एमएस डॉस की फुल फॉर्म। समझ आ गया? बता दीजिए, इसमें कुछ समझाने वाला तो नहीं था। माइक्रोडॉस डिस्क, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपकी एमएस डॉस की फुल फॉर्म है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू? भाई वही बात आ गई जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, उस देखो वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बट आपको जस्ट क्या किया कि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई है। क्या कहा है कि कौन सी ऐसा मेमोरी यूनिट है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है सीपीयू से, जो सीपीयू से बात करता है, वो कौन सा ऐसी मेमोरी है हमारी? देखो हमारी कौन सी मेमोरी है जी, आ गया था हमारा सीपीयू जो हमने पीछे पढ़ा, और जहाँ पे आ गई थी हमारी प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को ही कहा जाता है क्या? मेन मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को ही कहा जाता है क्या? आपकी मेन मेमोरी। और एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आया था, यही क्वेश्चन था सेम, बट ऑप्शन में आपको ना ही प्राइमरी मेमोरी देखने को मिली थी और ना ही मेन मेमोरी। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। और इसी का एक और नाम भी होता है इंटरनल मेमोरी। ठीक है, ये सारे के सारे आपके प्राइमरी मेमोरी के नाम हैं। समझ आ गई इतनी सी बात? तो आपके पास ये सीपीयू था, सीपीयू से कम्युनिकेट कौन करता है? प्राइमरी मेमोरी करती है। और इनकी डाटा की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते थे? कैश मेमोरी का यूज करते थे। समझ आ गई मेरी बात? चलिएगा भाई, तो आपकी प्राइमरी मेमोरी कह लो या मेन मेमोरी कह लो, ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या होगा? सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। उम्मीद करता हूं अभी तक आपने चारों क्वेश्चन के आंसर सही दे दिए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्या कहा गया है? द कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड। 8 बिट की कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं? वाइट कहेंगे, निबल कहेंगे, वर्ड कहेंगे, रिकॉर्ड कहेंगे। 8 बिट की कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो 8 बिट की कलेक्शन को क्या कहा जाता है? वाइट कहा जाता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आता है कि 4 बिट की कलेक्शन को क्या कहा जाता है? 4 बिट को क्या कहा जाएगा, ये बता दीजिए भाई। 4 बिट किसके इक्वल होता है, ये आप हमें बता दीजिए। 8 बिट का तो आपको पता चल गया, वाइड के इक्वल होता है, 1 वाइड के इक्वल होगा। बट 4 बिट किसके इक्वल होता है? 4 बिट इक्वल होता है आपके 1 निब्बल के। 1 निब्बल के इक्वल होगा आपका क्या? 4 बिट। समझ आ गई ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट करेक्ट अबाउट मेमोरी? मेमोरी के हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ऑप्शन ए में कहा गया कि मेमोरी आपकी टेम्परेरी है और स्टोरेज भी टेम्परेरी है। दूसरे में कहा है मेमोरी टेम्परेरी है बट स्टोरेज परमानेंट है। और तीसरे में कहा गया मेमोरी परमानेंट है बट आपकी स्टोरेज टेम्परेरी है। और ऑप्शन 4 मेमोरी स्लो है, स्टोरेज फास्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है भाई? अपनी ईमानदारी के साथ करने हैं जो करने हैं, क्योंकि अभी अगर आप ईमानदारी से करोगे ना तो आपको 250 के 250 क्वेश्चन ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर 25 क्वेश्चन की एक वीडियो आ रही है उसमें से अगर आपके 20 भी सही हो रहे हैं, आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत है। समझ रहे हो ना मेरी बात? बट अगर सिर्फ वीडियो को देखोगे, खुद से आंसर नहीं दोगे तो प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि जब आपका एग्जाम होगा तब आपको भूल जाएगी जी चीज़ें। अगर आप जहाँ पे कॉपी भी आपके आंसर सही लिखते जाओगे और लास्ट में कमेंट में बता दोगे ना मेरे इतने मार्क्स सही थे, इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको वो याद रहेगी चीज़ें, वो कभी भूलेगी नहीं। ठीक है, तो आपकी मेमोरी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि मेमोरी आपकी जो है वो टेम्परेरी होती है बट आपकी स्टोरेज जो है वो परमानेंट होती है। समझ आ गई इतनी सी बात भाई? चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जी वैसे ऐसे जो होते हैं ना स्टेटमेंट वाले, मतलब आपका इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया, जीएस हो गया, इनके जो मॉक टेस्ट होते हैं ये लाइव करने में मज़ा आता है कि लाइव आप सभी देख रहे हो और आपकी स्पीड भी बनती चले और लाइव आप आंसर भी देते जाओ, हमें पता चल रहा है कि कितने बच्चों को आता है ना। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देना होता है, ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें होती नहीं है जैसे मैथ में होती हैं कि उसके लिए चाहे वीडियो बना दो। ठीक है जी, तो 7th क्वेश्चन का अगर आपको बताओ क्या है, व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ये तो सभी बच्चों को भी पता होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी सालों से रिपीट हो रहा है, अभी तक रिपीट होता आ रहा है ये, है ना। तो क्या है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? किसको कहेंगे आप? सीपीयू को कहेंगे। सीपीयू आपका क्या है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। बट कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, तो बहुत बच्चे इसकी फुल फॉर्म कुछ गलत भी बता देते हैं कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कह देते हैं, जबकि इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है जी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। समझ आ गई इतनी सी बात? चलिएगा, अब हार्डवेयर क्या होता है आपका? हार्डवेयर आपका टेंजिबल पार्ट होता है किसका? कंप्यूटर का, जिसको ये आप टच कर सके हो। मदरबोर्ड क्या है कि मदर ऑफ ऑल द बोर्ड्स, जितनी भी बोर्ड की मदर है उसे कहा जाता है मदरबोर्ड।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज यूज एज सर्कुलेटरी फॉर फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कौन सी सर्कुलेटरी का यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का किया गया था, ट्रांजिस्टर का किया था, आईसी का किया था, जहां आपका माइक्रो प्रोसेसर्स का किया गया था। तो ये भी आप सभी को पता होगा अगर आप सभी ने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ी होंगी। इसका आंसर आप अब तक आप दे चुके होंगे अपनी कॉपी पे, ठीक है जी। फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था, वो किया गया था आपका वैक्यूम ट्यूब्स का। क्लियर। अब आई कब थी ये वैक्यूम ट्यूब्स? 1906 में आई गई थी, और लाई किसने थी? जोहन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसे लाया था। कौन था भाई साहब? वो हमारे जोहन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसको लाया था। किसको? वैक्यूम ट्यूब्स को। और ये ऐसी ट्यूब्स थी ना, मतलब इसका काम क्या था? ये एक ग्लास डिवाइस जो था वो, मतलब ग्लास डिवाइस से तैयार की गई थी, ठीक है जी। वैक्यूम ट्यूब की अगर कहानी बताऊं थोड़ी सी, एक ऐसी ग्लास टाइप डिवाइस से तैयार की गई थी जो क्या करती थी कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम करती थी, ठीक है। जो भी आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल आता था उसको एम्पलीफाई करती थी, कंट्रोल करती थी। ये काम था आपका वैक्यूम ट्यूब्स का। क्लियर। अब यहाँ पे ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर दिख रहे हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से जनरेशन का में आए हैं, ठीक है। तो आपका जो ट्रांजिस्टर है ये आपका कौन सी जनरेशन का पार्ट है भाई? बता सकते हो? ये आपका है सेकंड जनरेशन का पार्ट। और आपकी जो आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये कौन सी जनरेशन का पार्ट है? ये आपकी थर्ड जनरेशन का पार्ट है। और आपके माइक्रो प्रोसेसर्स ये आपकी फोर्थ जनरेशन का पार्ट है। क्लियर, समझ आ गई इतनी सी बात? आप बता सकते हो। अब अगर एग्जाम में कोई भी जनरेशन का पूछा गया तो आप बता सकते हो, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां आपको ये भी कभी कभार पूछा जाता है कि LSI कब आई थी या VLSI, ये कौन सी जनरेशन में लाई गई थी? LSI मीन्स की लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI मीन्स की वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये भी आपकी फोर्थ जनरेशन में लाया गया था इन सभी को, ठीक है जी। समझ आ गया इतना सा बात? इसके रिलेटेड जो थे नॉर्मल क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करूं, कहा गया कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कनेक्टेड थ्रू ए स्पेशल टाइप ऑफ पोर्ट। कौन से पोर्ट से कनेक्ट किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को? बस कोई पोर्ट नहीं है भाई, ठीक है। बस ऐसे ऑप्शन में उन्होंने रख दिया था, बस कोई पोर्ट नहीं होती। आपके पास यूएसबी होती है। यूएसबी किसे कहते हो आप? यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है जी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। कभी इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। क्लियर। आपके पास सीपीयू को आप सभी जानते हो। मिडी की फुल फॉर्म क्या होती है? बता सकते हो? मिडी की फुल फॉर्म होती है आपके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो आपका जो है स्पेशल टाइप ऑफ पोर्ट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करता है वो आपका मिडी है, ठीक है। जो बच्चे यूएसबी आंसर दे रहे होंगे वो गलत है, यूएसबी इसका आंसर नहीं होगा। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा गया है द फर्स्ट कंप्यूटर मेड अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज वाज। पहला कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जिसको कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया था? बता दीजिए भाई। एनियाक था, यूनिवैक था, एडसैक था या मनियाक था? बताएंगे? तो जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था जिसको कमर्शियल यूज के लिए बनाया गया था वो था एनियाक। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक आपके पास आ गया इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर कह लो, आजकल इसे कहा जा रहा है कंप्यूटर, ठीक है जी। जो भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा उनमें से आप टिक करके आ जाओगे। और अगर दोनों देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड आपके पास कैलकुलेटर भी है और कंप्यूटर भी है, दोनों ऑप्शन में है, तो कंप्यूटर वाले को टिक करके आ जाना, ठीक है जी। समझ आ गया? एनियाक की फुल फॉर्म ये होती है और इसका आंसर भी एनियाक है जिसे पहली बार बनाया गया था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था हमारा, ठीक है जी। तो यूनिवैक की अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो यूनिवैक के लिए आप क्या कहते हो? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
ये है आपकी यूनिवैक की फुल फॉर्म, और अडसैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, जिसको भी आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ओके, क्लियर हो गया। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कहा गया है कि विच इज़ नॉट एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। इन सभी में से बता दीजिए कौन सी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हमारे पास नहीं है। ठीक है जी, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? पेन ड्राइव नहीं है, या डीवीडी सीडी रोम नहीं है, कौन सी नहीं है? तो हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस जो है वो नहीं है रैम। रैम हमारी इंटरनल स्टोरेज होती है, एक्सटर्नल नहीं होती। ठीक है जी, समझ आ गया। पेन ड्राइव जो है वो आपकी फ्लैश मेमोरी का पार्ट है। कौन सी मेमोरी का पार्ट है आपकी जी? फ्लैश मेमोरी का पार्ट है। क्लियर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी इलेक्ट्रॉनिक्स इज क्या है? अभी ही आपने पीछे पढ़ा ये क्वेश्चन कि आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, वही बता दीजिए। तो फुल फॉर्म के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। फुल फॉर्म के ऊपर आएगा जहाँ आपको आपके पास शॉर्टकट कीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बहुत बार आता है वो। आईसी की फुल फॉर्म क्या है आपके पास? इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपके पास आईसी की फुल फॉर्म होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट, कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, पहले वाला क्वेश्चन आ गया जो हमने अभी पहले पढ़ा था कि कैश मेमोरी जो है वो किन दो चीज़ों के बीच में एक्ट करती है। क्या वो सीपीयू और रैम के बीच एक्ट करेगी, या सीपीयू रोम या रैम रोम किसके बीच में करती है? वो करती थी सीपीयू और रैम के बीच आती थी हमारे पास कैश मेमोरी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम क्या बना है हमारे पास। फाइंड द ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है ऑड वन आउट, फाइंड कर दो इनमें से कोई ऑड है जो अलग है वो फाइंड कर दो। अब आप इसका आंसर भी दे दो भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आज की वीडियो में, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आप चाहो तो सारे के सारे आंसर सही दे सकते हो। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी वो काफ़ी अच्छी फायदेमंद होगी आपके लिए, है ना। तो आपके पास जो लाइनक्स है ये क्या है? ये भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये भी विंडो आपके पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट जो आपके पास C++ है, ये आपके पास एक लैंग्वेज है। क्या आपके पास ये आपके पास एक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? ऊप्स लैंग्वेज है आपके पास। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम आपके पास ये है जी, ऊप के ऊपर काम करता है। समझ आ गई? ऊप्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम की बात करूंगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बात करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो, अब मैं तो आगे नहीं, मैंने कभी YouTube पे कहा कि चैनल को सब्सक्राइब करो वगैरह। आप देखो, आपका एग्ज़ाम भी कभी भी आ सकता है ना। तो आप सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि बिना, मैं आज तक कभी YouTube पे पैसे कमाने के इरादे से नहीं आया भाई, सीधी सी बात बताऊँ मैं। आप सिर्फ वीडियो को शेयर करो ताकि 1000 सब्सक्राइबर पहुँचा दो एक बार, ताकि हम जितनी भी हमारी ऑफलाइन की फैकल्टी है जो कि एक्सपर्ट है इसमें, अब मैं कंप्यूटर का एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, मैं सिंपली कहता हूँ पहले ही, मैं पढ़ा सकता हूँ आपको मैथ्स से ज़्यादा ज़्यादा रीजनिंग पढ़ा सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन जो टीचिंग देता हूँ मैं देता हूँ मैथ सब्जेक्ट की। क्लियर। अब मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश, GS, कंप्यूटर, जितनी की आपके पास हाई लेवल की फैकल्टी है ना जो आपके पास, वो सारी की सारी इस चैनल पे आ जाए। बट वो ऐसे नहीं आ सकती, उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर तो कराना ही पड़ेंगे, और वो सारी की सारी फैकल्टी आपके पास एक डिजिटल बोर्ड पे आएगी। जैसे अभी मैं पेनटैप से पढ़ा रहा हूँ ना, वो डिजिटल बोर्ड से आपको पढ़ाएगी पूरी की पूरी। उसमें हम भी आएंगे और आप भी देख पाओगे कि मैं कौन हूँ जो इस आवाज़ के पीछे पढ़ाता हूँ, मेरा नाम क्या है क्या नहीं। ठीक है जी। उसके लिए आपको वीडियो को जितना जल्दी हो सके शेयर कर दो, ताकि आपके एग्ज़ाम आने से पहले ही आपको हम एक नए तरीके से पढ़ा सकें कि कैसे एजुकेशन पढ़ी जाती है, मतलब कैसे एक एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है। क्योंकि अभी तक आप जहाँ भी पढ़ते आ रहे होगे, इतना अपडेटेड कोई नहीं पढ़ाता कि आपके हाल फिलहाल एग्ज़ाम में, अगर सपोजड आपका कल को VLW का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ना, तो आने वाला जो नया बैच होगा यूट्यूब पे पढ़ेगा किसी नए एग्ज़ाम के लिए, उसको जो पढ़ाएंगे हम, उसको टॉपिक वाइज, लेवल वाइज VLW के क्वेश्चन जितने भी आए होंगे ना, उस लेवल के क्वेश्चन से उनकी शुरुआत करेंगे। उनको भी पता चलेगा कि अपडेटेड मटीरियल पढ़ने को मिल रहा है, ताकि जब उनका भी एग्ज़ाम होगा तो वही क्वेश्चन उनको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, शेयर करवा दो। 1000 सब्सक्राइबर कुछ नहीं होते यार, ठीक है। मैं अगर अपनी इंस्टा पे पोस्ट डाल दूँ ना, 1000 वहाँ से भी हो जाता है। बट मैं फेक ऑडियंस नहीं चाहता, फेक स्टूडेंट नहीं चाहता कि भाई वो आए ऐसे सब्सक्राइब करके चले जाए। नहीं भाई, जितना भी है भी जेन्युइन है। अगर हमारे 30-40 सब्सक्राइबर है वो भी जेन्युइन है, और वो भी वीडियोज़ को देखते हैं। मैं चेक करता हूँ भाई पूरा का पूरा एनालिटिक्स की, भाई कितने बच्चे पूरी वीडियोज़ देख रहे हैं। तो आप चाहो तो शेयर कर दो, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए
अच्छी फैकल्टी आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं, क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर, वर्ड से ही नाम समझ आ रहा होगा क्या होता है आपका एमएस वर्ड। ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्या है, सही आंसर है। ठीक है जी। एमएस एक्सेल को क्या कहा जाता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और पावर पॉइंट से आपको पता है क्या बनती है, प्रेजेंटेशंस बनती है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये सारी की सारी क्या होती है, प्रेजेंटेशन जहाँ से बनती है आपकी। क्लियर, समझ आ गई इतनी सी बात। ओके, अब कभी कभार ना पता क्या होता है, अब वर्ड पढ़ा ही रहा हूँ तो इससे एक क्वेश्चन जाता है जो मैंने एग्जाम में देखा था, वो भी आपके एमसीक्यूज में जरूर रखूंगा। तो क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर कौन सा था, ये बता दीजिए भाई। ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि वर्ड प्रोसेसर इनमें से एमएस वर्ड है, कि सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर कौन था, कब आया था, उसका नाम क्या था, वो आपको बताना है। अगर आप सोचोगे बताओगे तो पहला वर्ड प्रोसेसर कौन था आपके पास एक पेंसिल थी। कौन सी पेंसिल थी, वो इलेक्ट्रिक पेंसिल थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पेंसिल सबसे पहला आपके पास वर्ड प्रोसेसर था, जो कि आपको 1976 में देखने को मिला था। समझ आ गई मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के साथ कहा है विच फीचर इज यूज टू मेक सेलेक्टर सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर एंड और ऑल स्मॉल लेटर्स। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं तो चाहूँगा आप आंसर दो, क्योंकि जो बच्चे एमएस वर्ड का यूज़ करते होंगे किसी भी माइक्रोसॉफ्ट को, उसे पता होगा कि कौन से ऐसे सिलेक्टर सेंटेंस, कौन से ऐसे फीचर से हम सारे के सारे लेटर्स को स्मॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सारे के सारे को कैपिटल लेटर्स में बना सकते हैं। बता दीजिए। चेंज लेटर होगा, चेंज सेंटेंस होगा, चेंज केस होगा, चेंज वर्ड होगा, कौन सा वो ऐसा फीचर है। तो वो फीचर आपके पास चेंज केस। चेंज केस में मिलता कहाँ पे है, आपको पता होगा सभी को। कंप्यूटर में जब हम एमएस वर्ड खोलते हैं, ऊपर टाइटल बार आती है, जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं ऑप्शन होम मिलता है, इंसर्ट मिलता है, डिज़ाइन मिलता है। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं ऐसे ऐसे ऑप्शंस आपको। पेज लेआउट मिलेगा आपको, उसके बाद रेफरेंस टैब मिलता है आपको। क्लियर, उसके बाद मेलिंग का मिलता है, उसके बाद आपको रिव्यू का मिलेगा, उसके बाद आपको व्यू का मिलेगा। ये सारे के सारे टैब आपको मिलते हैं। और वो वाला जो आपका ये चेंज केस होता है जी, आपका होम टैब में होता है। होम सेक्शन में जब आप जाओगे वहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का ग्रुप मिलेगा, फ़ॉन्ट ग्रुप मिलेगा यहाँ पे आपको। ठीक है, अगर आप देखोगे फ़ॉन्ट सेक्शन में आपको, होम सेक्शन में आपको फ़ॉन्ट वाला ग्रुप मिलेगा, उस पर अगर आप चेक करोगे वहाँ पे आपको मिलेगा ये चेंज केस। चेंज केस में आप क्या कर सकते हो, कैपिटल लेटर का ऑप्शन आएगा, कैपिटल लेटर में कर दो, स्मॉल लेटर में कर दो, टुगल केस आ जाएगा आपके पास। ये सारे सारे उसमें आते हैं केस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं, शॉर्टकट की पे आ गया। द सेंटर द सिलेक्टेड टेक्स्ट, द शॉर्टकट कीज क्या होगी। सिलेक्ट टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए कौन सी हम शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसके ऊपर जो है 1-2 बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला हाल फिलहाल में। कि क्वेश्चन क्या है कि अगर आप किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो, उसको आपने लेफ्ट साइड लेना है, जहाँ राइट साइड लेना है, जहाँ सेंटर में लेना है, जहाँ जस्टिफाई करवाना है, कौन सी शॉर्टकट की लगाओगे। तो चलो इसी के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कि अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट साइड लेना है, अगर उसको आपको राइट साइड लेना है, अगर उसको आपको सेंटर में लेना है, तो जहाँ उसको आपने जस्टिफाई करवाना है, तो आप कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करोगे, ये आपको बतानी होगी। चलिए बता दीजिए भाई, जहाँ पे भी आप बैठे हो। अगर आप लाइव होते ना तो मज़ा भी आता यार ऐसे। पता क्या, अगर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप लाइव क्लासेस के लिए सहमत हो, एक टाइम आपके पास अगर है कि आप लाइव क्लास में बैठ के पढ़ सकते हो, तो मैं ज़रूर लाइव लूँगा इसको। अगर मेरे पास 10 बच्चे भी लाइव आते होंगे ना डेली, तो मुझे परवाह नहीं है भाई, मैं 10 को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि एक बार मैंने वीडियो चलाई थी ऐसे, पर बच्चा कोई नहीं था उस टाइम। तो अगर आप अभी आप सहमत हो लाइव पढ़ने के लिए, तो लाइव जरूर आएंगे हम। अब शॉर्टकट की, अगर आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है, लेफ्ट साइड लेना है, तो शॉर्टकट की यूज़ होती है आपके पास Ctrl+L। ठीक है जी। और अगर आपने राइट साइड लेना है तो Ctrl+R, सेम एज इट इज़। ठीक है, अगर आपने सेंटर में लेना है तो Ctrl+E आएगा आपके पास सेंटर में लेने के लिए। और अगर आपको जस्टिफाई करवाना है तो सिंपल सा Ctrl+J। इनको जा रखना ज़्यादा वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि J से जस्टिफाई, R से राइट, L से लेफ्ट। बट E से क्या होता है वो बच्चों को नहीं याद रहता, इसलिए एग्जामिनर भी इसी पे क्वेश्चन डालते हैं। Ctrl+E करने से आपका टेक्स्ट जो है वो सेंटर में चला जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक का।
ये आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, आर ऑल्सो नोन एज, आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, आप इसको क्या कहते हो जी आप बता सकते हो। क्या जी फ़ॉन्ट फेस है, फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट इफेक्ट्स है, या फ़ॉन्ट फॉर्मेट है, क्या है आप इसको बता सकते हो भाई। कि आपको सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन, सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन, स्ट्राइक का ऑप्शन कहाँ देखने को मिलता है, इफेक्ट में, फॉर्मेट में, स्टाइल में, फेस में, कहाँ देखने में। अब फॉर्मेट की अगर मैं बात कर लूँ, फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है, मेकअप करना। मेकअप किन चीज़ों का करते हैं हम, एक तो करते हैं कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, और एक हम करते हैं किसका, पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग का मेकअप करते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आते हैं हमारे पास फ़ॉन्ट का साइज, फ़ॉन्ट का साइज आ गया, फ़ॉन्ट के स्टाइल आ गया, फ़ॉन्ट का इफेक्ट आ गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में देखने को मिलती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में, ठीक है। अंडरलाइन भी इसी में आता है। और पैराग्राफ में आप कह सकते हो अलाइनमेंट आ गया, लाइन स्पेसिंग आ गया, ये सब चीज़ें आपको पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। ये आ गया आपका फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल, ठीक है। अब इफेक्ट से आते हैं आपके सबस्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है जी। सुपर स्क्रिप्ट होगी आपके पास, सबस्क्रिप्ट होगी, स्ट्राइक होगी, ये सारा के सारा आपका फॉन्ट इफेक्ट में देखने को मिलता है। समझ आ गई इतनी सी बात, चलिएगा। अब मेन चीज़ है, इन पे ऊपर शॉर्टकट भी तो आ सकती है ना, कि सबस्क्रिप्ट का यूज़ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको पता है तब तो बहुत बढ़िया वाली बात है। अगर इसके क्वेश्चन एग्जाम में आए होंगे ना, तो मैं इनके भी एमसीक्यूज डालूंगा आपको, डोंट वरी, बट आप सीखो। अगर आप एक वीडियो देख रहे हो तो इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन ही, इसके आने वाले, इसके आसपास जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे के सारे सीख लो। अब सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्या है कि कंट्रोल कर दो और सिंपल सा प्लस इजिकल टू कर दो बस। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम जब आपकी प्रेजेंटेशन तैयार करता हूँ मैं पढ़ाने के लिए, तब इन चीज़ों का बड़ा इस्तेमाल करता हूँ मैं, है ना। अब मेन चीज़ पहले ही आती है कि सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है ना, होता क्या है भाई। अब सुपर स्क्रिप्ट से नाम ही पता चल रहा है, अगर आपको एक्स का स्केल लाना हो, मतलब 2 को ऊपर लेना हो ना, तब इस्तेमाल करते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट का। अब सबस्क्रिप्ट क्या होगी, जैसे आपको O2 लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है ना, 2 को नीचे लिखना है, तब सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है। जब ऊपर लिखना है, स्क्वायर में, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तब सुपरस्क्रिप्ट का। तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी आपके पास, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इजिकल टू, ठीक है जी। ये थी इनके लिए शॉर्टकट कीज, जो कि आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट प्रोग्राम इज यूज्ड इन MS वर्ड टू चेक द स्पेलिंग, ठीक है जी। स्पेलिंग चेक करने के लिए किस प्रोग्राम का हम यूज़ करते हैं, आप सभी को पता है, स्पेल एंड ग्रामर चेक को इस्तेमाल करके हम इस स्पेलिंग को चेक करते हैं। बट इससे आपको एक और चीज़ सिखा दूँ, आप जब भी कोई गलत वर्ड लिख देते हो तो उसके नीचे आपको लाइन देखने को मिलती है, एक रेड कलर की होती है, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, है ना। तो वो रेड वेवी लाइन जो होती है आपके पास, कौन सी, रेड वेवी लाइन, एक आपके पास आती है रेड वेवी लाइन, एक आती है आपके पास ब्लू वेवी लाइन, ठीक है, और एक आती है आपके पास ग्रीन वेवी लाइन। 3 किस्म की लाइंस आती है आपके ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं बहुत बार। अब रेड वेवी लाइन क्यों आती है, जब आपकी स्पेलिंग जो होगी ना, वो स्पेलिंग अगर आपकी गलत होगी, जहाँ आपने डुप्लीकेट कोई ऐसी स्पेलिंग लिख दिया है, वर्ड लिख दिया है, उसके लिए आती है आपके पास रेड वेवी लाइन। ब्लू वेवी लाइन आपके लिए तब आती है जब आपने कोई रॉन्ग फॉर्मेट यूज़ किया होगा वर्ड का, ठीक है। अगर आपने किसी वर्ड का रॉन्ग फॉर्मेट यूज़ किया होगा, तब आती है आपके पास ब्लू वेवी लाइन। और ग्रीन वेवी लाइन आती है जब आपकी ग्रामर मिस्टेक हो, ठीक है, जब आपकी ग्रामर मिस्टेक हो तब आती है ग्रीन वेवी लाइन। और इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, स्पेल एंड ग्रामर चेक के लिए आप शॉर्टकट की, पेपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, शॉर्टकट की क्या है इसका, डायरेक्ट F7 प्रेस करोगे, स्पेल एंड ग्रामर चेक का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा आपके पास। तो टोटल फंक्शनल कीज कितनी होती है आपके पास, टोटल फंक्शनल कीज होती है 12, ठीक है जी। उसमें से F7 का इस्तेमाल करके आप स्पेल एंड ग्रामर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वी कैन अप्लाई बॉर्डर टू, हम बॉर्डर किस किस में अप्लाई कर सकते हैं, हम सेल में अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ में, टेबल में, ये सभी में अप्लाई कर सकते हैं। अब आप सेल की बात करो, सेल क्या होता है, एक जस्ट आपका नॉर्मल छोटा सा बॉक्स, ठीक है जी, जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, और ज़्यादा सेल्स को मिलाकर ही आपके पास रो भी बन जाती है और आपके पास कॉलम भी बन जाते हैं। और इसी को जब रो और कॉलम जब मिल जाए तो आपके पास टेबल कहलाता है,
ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। रो क्या होती है, इस साइड चलेंगे, और कॉलम क्या होता है, अगर नीचे वाली साइड चल पड़े हम तो वो आपके पास आ गया कॉलम। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल चलेंगे रो होगी, वर्टिकल चलेंगे कॉलम होगा। तो आप बॉर्डर इन तीनों में अप्लाई कर सकते हो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। इसका क्वेश्चन भी हाल फिलहाल देखने को मिला था। शॉर्टकट कीज भी ऊपर ना बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, उसको कोई भी छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो डायलॉग बॉक्स को, ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की से इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12, ठीक है जी। और सिंपल F12 अगर आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपका सेव एज का ऑप्शन जो है वो आपका इनेबल हो जाता है, ठीक है जी। आप सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हो, सेव कर सकते हो किसी और नाम से, और कंट्रोल प्लस F12 करने से आपका ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट फुटर और प्रिंटेड ऑन, आपका दो होते हैं, हेडर होता है, एक फुटर होता है। फुटर होता है वो कहाँ पे प्रिंट होता है भाई, आपने बताना है वो कहाँ पे प्रिंट होता है। फर्स्ट पेज पे प्रिंट होता है, या लास्ट पेज पे प्रिंट होता है, या सारे पेजेस पे प्रिंट कर सकते हो, या सिर्फ इवन नंबर के पेजेस पे आप प्रिंट कर सकते हो फुटर को, ठीक है। अब फुटर है क्या, आपके पास ये स्क्रीन रही आपकी, ठीक है। इसमें आ गई आपकी मेलिंग्स। मेलिंग मीन्स कि ये लेफ्ट मेलिंग, राइट मेलिंग, टॉप मेलिंग, बॉटम मेलिंग, चार टाइप की आपकी मेलिंग आ गई, ठीक है। अब बॉटम में होता है ना जो, वो आपके पास होता है नीचे फूटर, जहां लगता है आपका फूटर, और यहाँ पे जो लगेगा वो आपका लगेगा हेडर। हेडर फूटर का इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे, है ना। तो हेडर लगता है टॉप में, फूटर लगता है बॉटम में। बॉटम में तो लगेगा ही लगेगा, बट हर एक पेजेस में आप लगा सकते हो। इट मीन्स ऑल द पेजेस में यू कैन अप्लाई इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, विच शॉर्टकट मेक्स सिलेक्टेड टेक्स्ट इटालिक। सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम इटालिक बनाने के लिए, मतलब कौन सा कंट्रोल की हम यूज़ करेंगे, शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कि टेक्स्ट हमारा डायरेक्ट इटालिक बन जाए भाई। तो इटालिक बनाने के लिए कंट्रोल आई से ही समझ आ रहा है इटालिक। कंट्रोल ए का इस्तेमाल पूरा का पूरा सिलेक्ट को, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल, एस का इस्तेमाल सेव करने के लिए। कंट्रोल वी का इस्तेमाल पेस्ट करने के लिए। समझ आ गए ये सारे के सारे शॉर्टकट कीज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरह। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट ए लाइन ब्रेक। कौन सी की का कॉम्बिनेशन करके हम लाइन ब्रेक का कर सकते हैं भाई, ठीक है जी। लाइन ब्रेक कर सकते हैं हम कौन सी कीज का इस्तेमाल करके। तो शिफ्ट प्लस इंटर जब आप दबाते हो ना, तब आपका क्या बन जाता है, लाइन ब्रेक जो है, आपकी लाइन जो है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो शिफ्ट प्लस इंटर का इस्तेमाल करके आप लाइन को ब्रेक कर सकते हो। समझ आ गई इतनी सी बात, ठीक है जी। आप पैराग्राफ को ब्रेक करने के लिए आप क्या दबाते हो, आपके कीबोर्ड पे ऐसा सिंबल होता है इंटर का, बस उसको दबा दो, पैराग्राफ आपका हो गया, ठीक है जी। पैराग्राफ ब्रेक हो गया। ओके, अब पेज को ब्रेक करना है तब आप क्या कौन सी की दबाओगे, बता सकते हो भाई। पेज को ब्रेक करने के लिए तब आप दबाते हो कंट्रोल प्लस इंटर, वो होता है आपका पेज को ब्रेक करने के लिए। समझ आ गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, यूडीपी इज ए। यूडीपी क्या है। अब मैं ये चाहूंगा ये क्वेश्चन सारे के सारे बच्चे इसका आंसर सही दो, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया था और बहुत सारे बच्चे हैं ना वो जल्दबाजी में गलत करके आ गए थे भाई साहब, मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, यूडीपी क्या है। क्या वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, यूज़र डिफाइंड प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। बता दीजिए क्या है यूडीपी। अगर आपने आंसर दे दिया है ना यूडीपी का, चाहे ऑप्शन ए बी सी डी कुछ भी दिया है, तो बी ऑनेस्ट भाई, वही रहना, उसी पे रहना, ठीक है। जो भी आपने दिया है यूडीपी का ऑप्शन, जो भी आपने टिक किया उसी पे रहना, और कमेंट में इस वीडियो के जरूर बताना कितने क्वेश्चन सही हुए आपके, क्योंकि आज का लेवल कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और काफ़ी बच्चे गलत करके आए थे। यूडीपी क्या है, तो उन्होंने सोचा यूडीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, और उन्होंने यूडीपी की फुल फॉर्म को भी ये बता दिया, यूज़र डिफाइंड प्रोटोकॉल। हालांकि यूडीपी की ना ये फुल फॉर्म भी नहीं है। यूडीपी की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो वो होती है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल आप कहोगे, ये है यूडीपी की फुल फॉर्म। और यूडीपी क्या है, यूडीपी आपके पास एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। इसको आंसर है ऑप्शन नंबर वी, ठीक है। सी का इससे लेना देना ही नहीं है भाई कुछ,
ठीक है जी। तो यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म आ गई, और ऑप्शन बी आपके पास क्या है कि कनेक्शनलेस ये प्रोटोकॉल है। समझ आ गई इतनी सवाल बड़े। अब क्वेश्चन तो खत्म हो गए। ठीक है जी, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, और इस चैनल को जल्दी से 1000 पे पहुंचा दो, ताकि आपको एक नया एजुकेशन में चेंज देखने को मिले भाई, है ना। एक एक्सपर्ट टीचर से आप पढ़ो। ओके जी, तब तक के लिए थैंक यू। कल से कोई और नए सब्जेक्ट के MCQs लाएंगे हम, तो चैनल पे बने रहना। ओके जी, बाय बाय।